गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा बी.ए. थर्ड ईयर, विषय राजनीति विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है थॉमस हॉब्स, पाश्चात्य विचारक थॉमस हॉब्स। और आज हम थॉमस हॉब्स के संपूर्णता संबंधी विचार जानेंगे। थॉमस हॉब्स के संपूर्णता संबंधी विचार। देखिए, मानव में शक्ति की लिप्सा शाश्वत पाई जाती है और इसमें अत्यधिक वृद्धि निरंतर चलती रहती है। और यह शक्ति की लिप्सा तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। और शक्ति की वृद्धि में मानव यह मानता है कि उसको आनंद का अनुभव नहीं होता। आनंद के अनुभव के लिए वह शक्ति की वृद्धि नहीं करता, बल्कि वह यह आश्वासन चाहता है कि उसके पास जो शक्ति है वो निरंतर बनी रहे। कैसे बनी रहेगी? वो इसके लिए निरंतर शक्ति में वृद्धि चाहता रहता है। किसका कथन है ये? हॉब्स का कथन है। हॉब्स ने इस बात को कहा है कि मनुष्य में शक्ति की लिप्सा शाश्वत है और वह निरंतर चलती रहती है। हॉब्स को संपूर्णता का प्रथम प्रमाणिक व्याख्याता माना जाता है। हॉब्स को संपूर्णता का प्रथम, ध्यान रखना है, प्रथम प्रमाणिक व्याख्याता माना जाता है। यानी कि संपूर्णता के बारे में जो स्पष्ट सर्वप्रथम जो विचार दिए वो किसने दिए? हॉब्स ने दिए। हम हॉब्स के थोड़ा जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स का जन्म, थॉमस हॉब्स का जन्म कहां पर हुआ? ब्रिटेन के मेलसबरी नामक स्थान पर कब हुआ? 1588 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखना, ब्रिटेन के मेलसबरी नामक स्थान पर 1588 में थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ। और यही वो वर्ष था जहां पर आर्मेंडा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? आर्मेंडा का युद्ध हुआ। और इसमें ब्रिटेन, इस आर्मेंडा का युद्ध से ब्रिटेन में एक तरह से भय का माहौल उत्पन्न हो गया। भय का माहौल उत्पन्न हो गया और थॉमस हॉब्स ने इसके बारे में लिखा है, इस युद्ध के बारे में। थॉमस हॉब्स ने लिखा है कि आर्मेंडा की जननी ने, आर्मेंडा की जननी
जुड़वा शिशुओं को जन्म दिया, दो जुड़वाओं को जन्म दिया। किसे? उसे, अर्थात थॉमस होब्स को, दूसरा उसे और भय को, उसे और भय को जन्म दिया। हाब्स ने इंग्लैंड में जो भय युद्ध हुआ उसे अपनी आंखों से देखा, और देखने पर इंग्लैंड में जो भय का माहौल बना, मारकाट का माहौल बना, तो उसके अंदर क्या पैदा हो गया? भय का माहौल पैदा हो गया। वो इस कारण वो डरपोक पैदा हो गया, उसमें डरपोकता की भावना आ गई, और उसने इस गृह युद्ध में देखा कि जो सत्ता प्राप्त हुई वो दीर्घ संसद को प्राप्त हुई, और राजतंत्र के समर्थक है उनको जेल में डाल दिया गया, सिरों को उनको काट दिया गया। होब्स ब्रिटेन के इस माहौल से डरकर फ्रांस भाग गया। कब आ गया? फ्रांस भाग गया। और थॉमस होब्स ने निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में पंपलेट लिखा, जिसके कारण उसको भागना पड़ा। 1642 में उसके दो ग्रंथ सामने आए। पहला 1642 ईस्वी में उसने डी सिबे रचना है, ये आपकी कौन सी? डी सिबे। दूसरा है 1651 में लेवियाथन पुस्तक, ध्यान रखना, डी सिबे और लेवियाथन किसकी पुस्तक है? थॉमस होब्स की है। थॉमस होब्स के बारे में एक विचारक हैं प्रोफेसर जोन्स ने लिखा है कि प्राचीन सिद्धांत और नवीन सिद्धांत को अलग करने वाली कोई अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी की संपूर्णता की है। प्रोफेसर जोन्स ने लिखा है कि प्राचीन, क्या लिखा है? प्राचीन सिद्धांत व नवीन सिद्धांत को अलग करने वाली अन्य धारणा संपूर्णता के अलावा कोई नहीं है। संपूर्णता के अलावा कोई नहीं है। प्राचीन दर्शन, प्राचीन सिद्धांत और नवीन सिद्धांत को अलग करने वाली अन्य धारणा संपूर्णता के अलावा कोई नहीं है। नवीन दर्शन का प्रतीक निरंकुश और अमर्यादित सत्ता का, संपूर्णता का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? थॉमस होब्स ने किया है।
नवीन निरंकुशता का प्रतीक व अमर्यादित संपूर्णता का सर्वप्रथम प्रतिपादन हॉब्स ने किया है। हॉब्स ने किया है। हॉब्स से पूर्व बोधा ने इस बात का प्रतिपादन किया था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और उस पर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। किसने कहा है? ये बोधा ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, उस पर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन बोधा ने प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून, संवैधानिक कानून और व्यक्ति के संपत्ति अधिकारों रक्षा के लिए शासक पर नियंत्रण लगा दिया। शासक पर नियंत्रण लगा दिया। हॉब्स ने अपने शासक को पूरी तरह से बंधनों से मुक्त कर दिया कि शासक पर किसी प्रकार का कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। शासक का आदेश ही कानून है। शासक का आदेश ही कानून है। और उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि जहां कहीं नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है वहां संप्रभुता का पाया जाना उचित है। क्यों? क्योंकि संप्रभुता के अभाव में राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है, राज्य नष्ट होने का आशंका बनी रहती है। इसलिए एक निरंकुश संप्रभुता का होना आवश्यक है राज्य के विकास के, राज्य के अस्तित्व के बने रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हॉब्स ने अपनी रचनाओं में निरंकुशवाद का एक क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया है और शासक को सभी सीमाओं से, सभी नियंत्रणों से, बंधन से मुक्त कर दिया है। अब हम देखेंगे हॉब्स के संप्रभुता की विशेषता। हॉब्स की संपूर्णता की विशेषता है। नंबर 1, संप्रभु समस्त विधेयकात्मक कानूनों का स्रोत है। संप्रभु समस्त विधेयकात्मक कानूनों का स्रोत है। पहली विशेषता है ये आपकी कि सर्वप्रथम विशेषता संप्रभु समस्त विधेयकात्मक कानूनों का स्रोत है। हॉब्स ये मानता है कि समस्त विधेयक संप्रभु की देन है, समस्त कानून संप्रभु की देन है। और संप्रभुता का सार इस बात में है कि कोई व्यक्ति या समूह समस्त समाज की ओर से इस बात का निर्णय करे कि समाज की शांति व्यवस्था के लिए क्या उचित है और क्या सही है। तो इसका निर्णय करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपने किसको दिया है? संप्रभु को दिया है, सर्वोच्च शक्ति को दिया है कि अर्थात राज्य के अंदर
आंतरिक शासन व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन सा कानून सही है और कौन सा कानून गलत है, कौन सा कानून जनता में कल्याण करेगा, जनता का कल्याण करेगा, राज्य का विकास करेगा, कौन सा कानून उचित है, कौन सा कानून उचित नहीं है, इसका निर्णय करने, कानून को बनाने का अधिकार किसका है? संप्रभु का है। अर्थात संप्रभु का आदेश ही कानून है। शांति और सुरक्षा के लिए किसी प्रकार के कानून का निर्माण करता कौन है? संप्रभु है, सर्वोच्च शक्ति है। किसने कहा है? हाफ ने कहा है। दूसरा है संप्रभु की असीमित शक्ति, असीमित शक्ति। हाब्स के संप्रभुता सिद्धांत की दूसरी विशेषता है कि संप्रभु को असीमित शक्ति प्रदान करना, असीमित शक्ति प्रदान करना, संप्रभुता पर ईश्वरीय, प्राकृतिक, संवैधानिक किसी भी कानून का नियंत्रण नहीं है। और यदि नियंत्रण लगाया गया तो वह संप्रभु नहीं है, वो संप्रभु नहीं है। अर्थात राज्य के कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र है। संप्रभुता की शक्ति के बारे में, असीमित शक्ति के बारे में हाब्स तो इतना कहता है कि जो राज्य द्वारा निर्मित कानून के अनुसार उचित है, न्यायपूर्ण है, वही सही है। राज्य के विरुद्ध जो भी कार्य है वो उचित, अन्यायपूर्ण है, गलत है और उनका राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है। थॉमस हाब्स इस बात को भी कहता है कि संप्रभु ही संपत्ति का सृष्टा है। राज्य के अस्तित्व के साथ ही संपत्ति के कानून का निर्माण होता है। इसलिए राज्य के व्यक्तियों के पास जो भी संपत्ति है वो राज्य की है और राज्य के हित में व्यक्तियों से संपत्ति को लिया जा सकता है। तो थॉमस हॉब्स के जो संप्रभु है वो कैसा है? निरंकुश है, असीमित है, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। केवल अपवाद स्वरूप थॉमस हॉब्स ने एक नियंत्रण लगाया है कि व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए राज्य का विरोध कर सकता है, अन्यथा उसके अलावा कोई नियंत्रण अपने शासक पर थॉमस हॉब्स ने नहीं लगाया है। अगला है संप्रभु न्याय का स्रोत है। संप्रभु न्याय का स्रोत है। अर्थात हाब्स के मत में न्याय का एकमात्र स्रोत कौन है? शासक है। कौन है? शासक है, संप्रभु है। और शासक को न्याय का स्रोत माना है। क्या माना है? शासक को न्याय का स्रोत माना है। और न्यायाधीश को सिंहासन के नीचे सिंह कहकर उसने न्यायिक स्वतंत्रता का खंडन किया है। जो राजा कहते, जो शासक कहते, वही न्याय है। थॉमस हॉब्स के अनुसार कोई स्वतंत्रता नहीं है लोकतंत्र की तरह। और थॉमस हॉब्स के सिद्धांत, संप्रभुता सिद्धांत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और शक्ति संतुलन सिद्धांत को कोई अस्तित्व नहीं है। जो शासक कहते, शासक की आज्ञा ही कानून है, वही न्याय है, वही व्यवस्था है। तो संप्रभु को न्याय का स्रोत माना है थॉमस हॉब्स ने। अगला है न्याय और शांति का निर्णायक। न्याय और शांति का निर्णायक। थॉमस हॉब्स का संप्रभु आंतरिक शासन में ही संप्रभु नहीं है, बल्कि
वह अपने शासक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अमर्यादित शक्ति प्रदान करता है, अमर्यादित शक्ति प्रदान करता है। और देश के बाहर युद्ध करना है, किसे संधि करनी है, किसे समझौते करने हैं, किस प्रकार शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, इसका निर्णय कौन है? केवल संप्रभु है, संप्रभु शक्ति है। तो संप्रभु न्याय और शांति का निर्णय भी थॉमस हाउस ने किसको माना है? संप्रभुता को माना है, संप्रभु को माना है, निरंकुश शक्ति को माना है। संप्रभुता सर्वव्यापी है। संप्रभुता सर्वव्यापी है, अर्थात हाब्स का मानना है कि संप्रभु के आदेश, उसकी शक्तियां प्रत्येक क्षेत्र पर, प्रत्येक व्यक्ति पर एक समान रूप से लागू है। कहीं कोई अंतर नहीं है, कहीं कोई कम ज्यादा नहीं है, सब पर समान रूप से लागू है। अगला है संप्रभुता अविभाज्य, अविभाज्य व अदेय है, अदेय है। संप्रभुता का खंडन नहीं किया जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते। संप्रभुता को किसी को दिया नहीं जा सकता। यदि संप्रभुता का खंडन किया गया, टुकड़ा किया गया, तो राज्य की समाप्ति है। और संप्रभुता दूसरों को आप प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी राज्य में संप्रभु शक्ति यदि होती है तो एक ही होती है, एक से अधिक संप्रभु शक्ति नहीं होती है। तो हाब्स ने जो संप्रभुता सिद्धांत की जो विशेषता बताई, दोबारा देख लीजिए आप। संप्रभु समस्त विधेयक आत्मा कानूनों का स्रोत है, अर्थात सभी कानून का निर्माण करता संप्रभु है, अन्य कोई शक्ति नहीं है। संप्रभु शक्ति ऐसी में शक्ति है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई बंधन नहीं है, अपने शासक को बंधनों से मुक्त कर दिया है। संप्रभु को न्याय का स्रोत भी बताया है, और न्याय और शांति का अंतिम से निर्णय कौन है? संप्रभु है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको अमर्यादित शक्ति प्रदान की है, किससे युद्ध करना है, किस प्रकार की समझौते करने हैं, ये सब संप्रभु के आदेश पर ही काम होगा। संप्रभुता सर्वव्यापी है, सब पे समान रूप से लागू है, और संप्रभुता एक अविभाज्य है, संप्रभुता का खंडन नहीं किया जा सकता, किसी को प्रदान नहीं की जा सकती। तो हाब्स ने इंग्लैंड के लिए एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। अपने लेवियथन में उसने एक ऐसी शासन व्यवस्था की मांग की, एक ऐसी शासन व्यवस्था का विचार दिया जिससे राज्य में व्यवस्था कायम हो सके और उपद्रव, अराजकतंत्र जैसी शक्तियों को दबाया जा सकता है। उसके लिए एक निरंकुश राजतंत्र का होना आवश्यक थॉमस हाब्स ने माना है। तो आज हमने आपके संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताओं का अध्ययन किया, उसके जीवन परिचय का अध्ययन किया। आपको समझ में आया होगा, और इनका आप ध्यान रखें, अध्ययन करें। धन्यवाद।